Hello everyone, my name is Mahendra and I am working as a PGT chemistry in JNV Vasyang. Today I am here to discuss about aromatic hydrocarbon, which is the subtopic of unit 13, that is hydrocarbon in class 11. So students, let's start. Aromatic hydrocarbons are also known as arenes. इसका दूसरा नाम क्या है? अरीन्स. और इसे एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन ग्रीक देर इज अ वर्ड एरोमा मीन्स स्वीट स्मेलिंग. और जो ये हाइड्रोकार्बन है, जो ये क्लास है, ये कैसे कंपाउंड्स हैं? दे हैव प्लीजेंट ऑडर, स्वीट स्मेलिंग. दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड. सो most of the aromatic compound contain benzene ring, and such compound which contain either one or more benzene rings but fuse together are called benzenoids. Students, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एक बेंजीन रिंग हो या दो हो या तीन हो बट दे शुड बी फ्यूज टुगेदर, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड्स. जैसे आपको एग्जांपल यहाँ दिखाया है बेंजीन. तो बेंजीन आप देख सकते हैं यहाँ पे. बेंजीन के केस में देर इज अ सिंगल रिंग विच इज लाइक अ हेक्सागन. और नेफ्थलीन के केस में देखिए, नेफ्थलीन के केस में भी आपके पास दो रिंग है, बेंजीन रिंग. दो बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज है आपस में, और इसे क्या बोलते हैं हम? नेफ्थलीन. इसी तरह से आपके पास दूसरे बेंजीनोइड्स भी हो सकते हैं, जैसे एंथ्रासीन. तो एंथ्रासीन में तीन बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं. एंड नेक्स्ट क्लास क्या है? वेयर एज एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजीनोइड्स. ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है बट दे आर एरोमेटिक, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड्स. जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूरान. इसका क्या नाम है? फ्यूरान. ये क्या है? फ्यूरान. ये क्या है? थायोफीन. ये क्या है? पायरोल. राइट. तो फ्यूरान के केस में देखो पेंटासाइक्लिक रिंग है एंड वन हेटेरोएटम इज देयर, दैट इज ऑक्सीजन. बाकी जो कॉर्नर्स हैं इसमें क्या है आपके पास? कार्बन. यहाँ क्या है? कार्बन. सिमिलरली इन केस ऑफ थायोफीन, थायोफीन में भी क्या है? ये जो कॉर्नर आपके पास दिए हैं कार्बन, इस कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन एटम. और ये वाला जो है ये कार्बन से थोड़ा हटके है, दैट इज सल्फर. वन हेटेरोएटम इज प्रेजेंट हियर इन दिस पेंटासाइक्लिक रिंग. उसी तरह से पायरोल के केस में क्या है? NH. बाकी हर जगह क्या होगा? कार्बन. तो यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है. और ये कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड. तो such type of aromatic compounds are called non-benzenoids. Right. In case of benzenoids, benzene, these corners are also indicating the position of carbon. ठीक है. उसी तरह से यहाँ नेफ्थलीन के केस में भी है. और कार्बन जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी. तो ये आपने पहले ही पढ़ा है. तो यहाँ पे 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, 1 2 3. ठीक है. तो अब फोर्थ बॉन्ड कहाँ पे है? तो फोर्थ जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा इधर. उसी तरह से इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन होगा एक. उसी तरह से इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन होगा. ठीक है. इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे इसलिए नहीं इसको दिखाया गया है बिकॉज दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया जाता है. और ये खुद से आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे कॉर्नर जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन, एंड टू कंप्लीट इट्स टेट्रावेलेंसी ओनली 3 bonds आर being shown here. It means one hydrogen is attached to each carbon atom. So we studied in this slide about benzenoids and non-benzenoids. तो aromatic compound दो classes में classify होता है, one is benzenoid and another is non-benzenoids. So next is nomenclature and isomerism. तो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर के बारे में आपने डिटेल में पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं. एल्केन का भी, एल्कीन का भी, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी आपको पूरा नॉमेनक्लेचर विद रूल्स वहाँ पिछले चैप्टर्स में दिया है. जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं. जैसे किसका? नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव. तो जैसे आपके पास फर्स्ट है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में क्या होगा? There are in a benzene there are 6 carbon atom, or to each carbon atom
one hydrogen atom is attached, right? So if one of the hydrogen atom is replaced by any other atom, then the product formed is called monosubstituted benzene. मीन्स अगर 6 हाइड्रोजन में से यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, C6H5Cl, राइट? तो ये फॉर्मूला इसका बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन। तो जो प्रोडक्ट बना आपके पास वो क्या है, वो क्या है? क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नाइट्रोबेंजीन। तो ये वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, राइट? नाइट्रो ग्रुप ने अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो दैट इज नाइट्रोबेंजीन। एंड these all the compounds are example of monosubstituted benzene. उसी तरह से यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया है, दिस इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे फिनोल के केस में H जो है OH ग्रुप ने रिप्लेस किया है, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में जो हाइड्रोजन है वो किसने रिप्लेस किया है? अमीन ग्रुप ने, सॉरी। तो ये यहाँ पे आपको अमीन ग्रुप ने रिप्लेस किया है। और बेंजोइक एसिड के केस में वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड टोलिन के केस में बाय मिथाइल ग्रुप। एंड दीज नेमिंग क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, टोलुइन, these all are IUPAC नेमिंग। जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है यही इसके कॉमन नेम भी है, यही इसका IUPAC नेम भी है। इसलिए ये जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड के केस में कॉमन नेम इज IUPAC नेम। तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड एंड टोलुइन, ये बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के। इसके बाद आता है आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के केस में क्या है? A disubstituted derivative can be formed by substituting any of the 5 available hydrogen atom in the monosubstituted derivative by suitable substituent. अब आपने देखा होगा जब मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनेगा उसमें एक हाइड्रोजन जो है वो किसी दूसरे ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या बन गया? मोनोसब्स्टिट्यूटेड। अब मोनोसब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है उसमें अगर नेक्स्ट कोई और एक हाइड्रोजन कोई दूसरा ग्रुप रिप्लेस कर देता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब ओवरऑल 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डाई सब्स्टिट्यूटेड। सो हियर इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यहां पे देखो क्या है, ये अगर मान लो ए पहले से प्रेजेंट है, ए पहले से प्रेजेंट था, मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था। अब सपोज बी ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को, तो देयर इज अ 3 पॉसिबिलिटीज। 1, बी कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, ठीक है, बी कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन और बी कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन। सो व्हेन, जब आपके पास बी ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और ये वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और ये वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन, राइट? तो ये आपके पास ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो ये कॉमन नेमिंग जब भी हम करते हैं तो हम ऑर्थो, मेटा, पैरा का यूज कर सकते हैं। बट जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तब क्या होगा? हमें काउंटिंग करना होगा। तो जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, मान लो ए पहले से जुड़ा था, तो यहाँ पे हम इसको क्या नंबर देंगे? 1। यहाँ पे आ गया 2। तो आपके पास ये कौन सा IUPAC के अकॉर्डिंग कौन सा नंबरिंग आएगा इसमें? 1, 2। 1 और 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, तो 1, 2। उसी तरह से यहाँ पे 1, 2, 3। तो आपके पास 1, 3, 1 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। तो ये आपके पास
आपको लर्न करना है कि ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, मेटा पोजीशन क्या होता है, पैरा पोजीशन क्या होता है। अगर एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद थर्ड पोजीशन वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो मेटा पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन ऑपोजिट पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है अगर वो रिप्लेस होता है तो पैरा पोजीशन। तो जैसे आपके पास यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे CH3 है और यहाँ पे इसके एडजेसेंट पोजीशन पे भी हाइड्रोजन को दूसरे CH3 ने रिप्लेस कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना, क्या है ये, ऑर्थोजाइलिन। तो जब दो मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर रहते हैं तो वो क्या होता है, जाइलिन। बट हियर कौन सी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो उसका कैसे पता चलेगा, बाय द नेमिंग। तो जब मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे अवेलेबल होगा, एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलिन। दिस इज द कॉमन नेम। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो क्या होगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, राइट। नेक्स्ट you have another example in which CH3 group is attached at third position, so this is metaxylene and IUPAC naming will be 1,3-dimethyl benzene. Similarly, in case of third diagram, third structure, CH3 group has replaced the hydrogen atom at para position, तो यहाँ पे आपका क्या नाम होगा इसका, पैराजाइलिन। और जो IUPAC नेमिंग होगी इसकी, वो क्या होगी, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। अब स्टूडेंट्स इसको आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, बट वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज डिफरिंग एट देयर पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे भी आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप है, और एक एक बेंजीन रिंग है। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर विल बी सेम, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है आपके पास, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, दे आल्सो शो आइसोमर्स। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आइसोमर्स शो करेंगे। बच्चों अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले जो बेंजीन आइसोलेट किया था वो किसने किया था, एक साइंटिस्ट था, माइकल फैराडे। ही आइसोलेटेड बेंजीन इन 1825। इतना पहले बेंजीन जो है डिस्कवर हो चुका था और आइसोलेट हो चुका था। बेंजीन was found to be stable molecule and found to form a triazonide. This is very important, which indicates the presence of 3 double bonds. स्टूडेंट्स आपने पहले एल्कीन्स में पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन, तो वहां पे भी ओजोनाइड बनता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक ओजोनाइड बनता है, दो सिंगल बॉन्ड है तो दो ओजोनाइड बनेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ट्राइओजोनाइड बना। जब बेंजीन को ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, ट्राइओजोनाइड, राइट, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। अगर ट्राइओजोनाइड बन रहा है इसका मतलब कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है। अगर आपके पास डाइओजोनाइड बन रहा है तो कितने डबल बॉन्ड है, 2। सिंगल मोनो ओजोनाइड बन रहा है तो आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड है। बेंजीन was further found to produce one and only one monosubstituted derivative, which indicate that all the 6 carbon and hydrogen atom of the benzene are identical. तो बेंजीन में अभी हमने देखा पहले भी, बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन एटम जो है हेक्सागोनल शेप में जुड़े हैं और साइक्लिक रिंग है, और ईच कार्बन एटम इज हैविंग 1 हाइड्रोजन एटम। तो सभी के सभी जो हाइड्रोजन एटम है दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये भी पाया गया, बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये कैसे पता चला कि सभी आइडेंटिकल है, बिकॉज एक ही मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला,
अगर क्लोरोबेंजीन की बात करें हम सपोज फॉर एग्जांपल, तो जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरो ग्रुप कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, वो मोनो सब्स्टिट्यूट एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल, कोई सा भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैकुल इन 1865 proposed that benzene have cyclic arrangement of 6 carbon atom with alternate single and double bonds and hydrogen are attached to each carbon atom। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला, तो ये जो है किसने प्रपोज किया था? कैकुल ने इन 1865। उसने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ अबव टू ऑब्जर्वेशंस he gave the structure of benzene and he said that benzene is having cyclic arrangement of 6 carbon atom with alternate double and single bonds and hydrogen are attached to each carbon atom। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एंड ऑल द कार्बन एटम इज हैविंग वन वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये अल्टरनेट 3 बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड, जैसा फेरेडे ने बताया। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो हाइड्रोजन मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो आपका सेम होगा। ठीक है, एक ही तरह का मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। स्केलेटल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लगाया है, दिखाया है। कार्बन कॉर्नर जो है कार्बन शो कर रहे हैं और कार्बन टेट्रावेलेंट है और 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है 3 बॉन्ड दिखा रहा है, इट मीन्स एक जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले किया गया है। अब जो कैकुल ने स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, उसमें क्या प्रॉब्लम आया कि जब हम डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन की बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट, 2 तरह का 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन जो है 2 तरह का मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कैकुल। प्रेजेंस ऑफ एक कैसा, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरा जो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो कैसा होना चाहिए था? प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट। एक के केस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना है, एक के केस में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कैकुल वी शुड गेट 2 forms or 2 isomers of 1,2 disubstituted product, that is ortho substituted product. This is ortho position, this is ortho position. We should get 2 isomers of ortho disubstituted product, but benzene is found to form only 1 ortho disubstituted product। सिर्फ एक ही डाइसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली मिला, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, एक ही ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिला। और यहाँ पे जो है कैकुल का जो स्ट्रक्चर है वो फेल होता हुआ नजर आया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसने क्या सजेस्ट किया, क्या बोला उसने? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ही सजेस्टेड दैट डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग हैव ऑसिलेटिंग नेचर। तो उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं? ऑसिलेट, दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये कहाँ आ गया? यहाँ को आ गया। अब यही फ्लक्चुएट हो रहा है, ये कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ आ रहा है, मतलब बॉन्ड्स जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दिया। Kekul's structure of benzene fails to explain unusual stability and preference to substitution than addition reaction। तो Kekul यहाँ पे बिल्कुल टोटली फेल हो गया कि जो बेंजीन है why they are so stable and they prefer substitution reaction as compared to addition reaction। तो इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। Later on the concept of oscillating double bond in benzene was एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, जो कि बाद में कंसेप्ट आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और रेजोनेंस की हेल्प से जो इसका ऑसिलेटिंग नेचर है वो एक्सप्लेन हुआ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं
जो कैकुल ने दो स्ट्रक्चर दिया, एक ये वाला एक ये वाला, जो एक में डबल बॉन्ड यहाँ है, एक में डबल बॉन्ड यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, जो कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसको क्या बोला गया? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको क्या बोला? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और इन दोनों का एक मिक्सचर बना दिया, जिसमें बीच में क्या लगा दिया? ये सर्कल लगा दिया, रिंग के बीच में क्या लगा दिया? सर्कल। इट मीन्स डबल बॉन्ड जो है सारी जगह इसमें, तीन बॉन्ड जो है सारी जगह इसमें रेजोनेट कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्या था? हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर था ये, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द and this is the resonance structure of benzene. This is the resonance structure of benzene. Now what are the factors which support resonance structure of benzene? So let us discuss about it. So in first point, carbon carbon bond length in benzene is found to be 139 picometer, 139 picometer, which is intermediate between the bond length of CC bond, means C single bond C 154 picometer and C double bond C bond 134 picometer, and the value is same for all the bonds. ये आप देख सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज फाउंड टू बी 139। जो सीसी सिंगल बॉन्ड है उसका जो लेंथ है दैट इज 154 पिकोमीटर, वेयर एज सीसी डबल बॉन्ड जो है उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो कितना है? 134 पिकोमीटर। एंड इन केस ऑफ बेंजीन द सीसी बॉन्ड वाज फाउंड टू हैव 139 पिकोमीटर लेंथ, which is intermediate between double and single bond. तो यहां से क्या पता चला हमें? और सारे के सारे जो बॉन्ड है बेंजीन रिंग में all are having same bond length. तो यहां से क्या उसको सपोर्ट कर रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है उधर? रेजोनेट हो रहा है, हर पोजीशन पे रेजोनेट हो रहा है रिंग के अंदर। तो वो दैट इज दिस फैक्टर इज आल्सो सपोर्टिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Another factor is due to resonance the pi electron charge in benzene get distributed over greater area, it gets delocalized. Yeah, because as pi bonds, this is called pi bond. जो ये वाले बॉन्ड है ये क्या है? पाई बॉन्ड। अब देखो इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जो है ये इस पोजीशन पे है और इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे है, ठीक है? तो ये क्या हो गए? यहां से यहां चला गया, चेंज हो रही ना पोजीशन, तो दे आर डीलोकलाइजिंग, दे आर डीलोकलाइजिंग। तो पाई बॉन्ड जो है दे हैव एबिलिटी टू डीलोकलाइज, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड डिक्रीजेस एज कंपेयर टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बाय अबाउट 50 किलो जूल पर मोल। जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है उतना ही उस सिस्टम का एनर्जी कम हो जाता है। द डिक्रीज इन एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। देयरफॉर इट इज स्टेबलाइज्ड, इसलिए बेंजीन जो है स्टेबलाइज है, बिकॉज वहां पे बहुत डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ड्यू टू दिस द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिंग ऑफ द बेंजीन is lowered. That is why, and that lowering of energy is called resonance energy. That is why benzene is highly stable. If the position of double bonds are fixed, अगर दोनों का पोजीशन जो डबल बॉन्ड है आपके पास, तीन डबल बॉन्ड से एक रिंग में, अगर सब डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स होता तो वी एक्सपेक्ट 2 आइसोमर ऑफ 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमें मिलता तो उसका 2 आइसोमर पॉसिबल होता, एक जिसमें C सिंगल बॉन्ड C है ये वाला, और दूसरा इसमें C सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। एक के केस में CC सिंगल बॉन्ड है, एक के केस में CC डबल बॉन्ड है, जहां पे आपके ग्रुप्स अटैच्ड हैं, राइट? तो ये आपका दीज आर द फैक्टर्स सपोर्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Now let us discuss about the orbital structure of benzene. तो according to orbital concept, each carbon atom
in benzene is sp2 hybridized, right, and one orbital remain unhybridized. तो स्टूडेंट्स आपको ये मालूम ही है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं दे ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के केस में जो बेंजीन रिंग में जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मींस कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? sp2। यहां से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 3। तो कार्बन के पास कितने हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एंड 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। एंड sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या शेप होता है उसमें? ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। So out of 3 hybrid orbital, 2 overlap axially with the orbital of neighboring carbon atom on both sides of to form sigma bond। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 2 3, तो इसमें से जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये वाला एक ये वाला, वो किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो यही ये बोल रहा है out of 3 hybrid orbital, 2 overlap axially with the orbital of neighboring carbon atom on both sides to form sigma bond। तो ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड, राइट। The third hybrid orbital of the carbon atom overlaps with the half filled orbital of hydrogen atom resulting in CH bond। तो ये देखो एक जो आपका ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है रिजल्टिंग इन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप विद द हाफ फिल ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम रिजल्टिंग इन CH बॉन्ड। द बेंजीन हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ईच। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 120 डिग्री, ओ सॉरी 120 डिग्री। Now next point is there is still one unhybridized 2p orbital left on each carbon atom. Each one of these orbital can overlap sidewise with similar orbital of the carbon atom on either side to form 2 set of pi bonds। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखो 3 जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया एंड देयर इज वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम। तो ये वाला जो है आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो दे विल ओवरलैप साइडवाइज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ ये और ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसी तरह से ये और ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? दूसरा पॉसिबल ओवरलैपिंग क्या है? ये वाला, ये और ये वाला। यहाँ तो ये और ये किया था, यहाँ ये और ये करेगा, यहाँ ये और ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, यहाँ पे ये और ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा। उसी तरह से इन दोनों का अगर हम मिक्सचर लें तो आपके पास कौन सा मिलेगा? ये वाला, ठीक है। तो अगर दोनों का हम हाइब्रिड की बात करें तो आपको कौन सा मिलेगा? ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें सारे ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं above the plane of the ring and below the plane of the ring। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको क्या पता चल रहा है? रिजल्टिंग पाइप ऑर्बिटल क्लाउड is spread over all the 6 carbon atoms। As a result, there are 2 continuous rings of pi electron cloud, one above and other below the plane of the कार्बन एटम। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो पाई ऑर्बिटल्स कलर डायग्राम है, जो पाई ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं हर कार्बन के ऊपर, वो प्लेन ऑफ द रिंग के ऊपर साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं और प्लेन ऑफ द रिंग के नीचे साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। तो देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड अबव द प्लेन ऑफ द रिंग एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट। एंड देयर इज अ क्वेश्चन why benzene does not show addition reaction at normal condition। तो आंसर क्या है इसका? एज इन केस ऑफ बेंजीन ईच कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ
is found to be 139 picometer, which is intermediate between carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond length. So due to absence of pure double bond, benzene shows reluctance to the addition reaction under normal condition. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वाई बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो डबल बॉन्ड का लेंथ है दैट इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू द स्टैंडर्ड डबल बॉन्ड लेंथ. सो इट shows some reluctance, some difficulty to undergo addition reactions. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं एडिशन रिएक्शन शो करता है बट नॉट एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो यहाँ पे हमने अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरोमेटिसिटी. तो aromatic compounds are those which resembles benzene in chemical behavior. These compounds contain alternate double and single bonds in cyclic structure. They undergo substitution reaction rather than addition reaction. This characteristic behavior is called aromaticity, right? And this depend on the electronic structure of molecule. ठीक है. तो जो आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन के साथ रिजेंबल करते हैं. केमिकल बिहेवियर के केस में बेंजीन के साथ रिजेंबल करते हैं. अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है उसमें, और दे मैक्सिमली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शन. अब कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक. तो यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे डिस्कस किया है. जैसे फर्स्ट दिया है आपको डीलोकलाइजेशन. फर्स्ट क्या है, डीलोकलाइजेशन. द मॉलिक्यूल शुड कंटेन ए साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. सो द कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक देयर शुड बी ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग as well as below the ring. And next condition is planarity. For the delocalization of pi electron, the ring must be planar to allow cyclic overlap of pi orbital. तो ये तो कंडीशन डीलोकलाइजेशन के लिए भी ये कंडीशन है कि जितना प्लेनर होगा, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो जो डीलोकलाइजेशन होगा पाई ऑर्बिटल जो आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे दैट वुड बी वेरी इजी. और वो जितना इजीली ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड locate होगा above the plane of the ring and below the plane of the ring. And third condition is, which is quite important, that is Huckel rule. For aromaticity, the pi electron cloud must contain total 4n plus 2 pi electrons where n is an integer 0, 1, 2, 3, 4 up to n. This is known as Huckel rule. तो जो रिंग जो कंपाउंड हक्कल रूल ओबे करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड. तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. जैसे यहाँ पे दिया है आपको फर्स्ट, तो इस केस में आप निकाल सकते हैं 4n प्लस 2 रूल अप्लाई करो. n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आता है 6, मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 3. तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है. तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे हक्कल रूल जो है टोटली ओबे हो रहा है. 4n प्लस 2 के हिसाब से भी अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6 आता है. इट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम क्या है, पिरिडीन. इसका नाम क्या है, पिरिडीन. तो यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स है, तो ये भी ऑटोमेटिकली हक्कल रूल फॉलो करेगा. जब फर्स्ट वाला कर रहा है तो ये भी करेगा. अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स है. तो 5 पाई बॉन्ड्स मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर हम हक्कल रूल में n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 10. इट मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑल्सो फॉलोइंग हक्कल रूल. तो ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेंटासाइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है. इसमें से एक लोन पेयर जो है वो रिंग के साथ होता है, शेयर होता है, और जो ये वाला है आउट ऑफ द रिंग होता है. तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10.
सॉरी 6, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। तो ये भी आपका 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कितना आता है हक्कल रूल में? हक्कल रूल में अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगा? 2। तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉलोइंग और ओबेइंग हक्कल रूल। तो ये जितने भी आपके पास कंपाउंड दिए हैं ऑल दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं प्रेपरेशन की। बेंजीन प्रिपेयर कैसे होता है केमिकली, हाउ वी कैन प्रिपेयर बेंजीन। सो देयर आर 3 नंबर ऑफ प्रेपरेशन। वन इज फर्स्ट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ये रिएक्शन आपने पिछला जो टॉपिक है आपका एल्काइन उसमें भी पढ़ा होगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। इन दिस केस 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन in hot iron tube at about 873 Kelvin fuse to form benzene। देखो पॉलीमराइज हो रहा है, यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो रही है। जो आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर इस रिएक्शन को करने के लिए चाहिए होगा। तो द प्रोडक्ट इज बेंजीन। नेक्स्ट प्रेपरेशन इज गिवन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम बेंजोएट है, इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। अगर Na की जगह H होता तो इसका नाम क्या था? बेंजोइक एसिड। तो अगर डीकार्बोक्सिलेशन करना हो तो उसका रिएजेंट क्या है? NaOH प्लस CO। इसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं, कलेक्टिवली इसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं। तो इसका क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। When we treat this sodium benzoate with soda lime and heating is provided, then benzene is formed. So this is also one of the technique or method to prepare benzene. Third है आपके पास reduction of phenol. So this is phenol, you can see here, this is phenol. One of the hydrogen is replaced by OH. So this is phenol. तो इसका रिडक्शन करें, अगर OH में से हम O गायब कर दें, और कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रीटिंग द फिनोल विद जिंक, राइट। तो अगर जिंक के साथ हम फिनोल का रिडक्शन करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलता है। तो दीज आर द 3 मेथड्स टू प्रिपेयर बेंजीन: साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड एंड रिडक्शन ऑफ फिनोल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको, बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंटेनिंग अप टू 8 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो बेंजीन जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, लेबोरेटरी में जब हम देखते हैं तो कलरलेस लिक्विड होता है, और उसका एक स्मेल होता है अलग से, स्वीट स्मेलिंग होता है, प्लीजेंट ऑडर होता है, और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। मतलब हम स्मेल से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेंजीन है। सेकेंड पॉइंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इनमिसिबल विद वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम पानी में बेंजीन को डालेंगे तो वो एक अलग लेयर बना लेता है, पानी का अलग लेयर रहता है। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन हो गया आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, दे आर इनफ्लेमेबल एंड बर्न विद सूटी फ्लेम। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं एकदम से आग पकड़ेंगे, और सूटी फ्लेम जब उसको हम किसी फ्लेम के ऊपर गिराएंगे या फिर उसको जलाएंगे तो धुएं वाला फ्लेम निकलेगा, सूटी फ्लेम उससे निकलेगा। वो भी एक, हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है, सूटी फ्लेम निकलता है। फोर्थ है, दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। all the compounds containing benzene ring are carcinogenic in nature. The melting and boiling point of aromatic hydrocarbon increase with increasing molecular mass.
This is due to the increase in magnitude. This is due to the increase in magnitude of van der Waals forces of attraction with increase in molecular size. स्टूडेंट्स, तो इस केस में क्या होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितना साइज उसका बढ़ता जाएगा, साइज कैसे बढ़ेगा, जब जैसे एक बेंजीन है आपके पास, एक नेफ्थलीन है आपके पास, फिर नेफ्थलीन के बाद एंथ्रासीन है, एक एक रिंग उसमें फ्यूज हो रहा है, तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है उसका। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कंपाउंड का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, उसका जो van der Waals फोर्सेज है उसमें दे बिकम सिग्निफिकेंट, and due to these van der Waals forces their melting and boiling point increases. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, with the increase in size melting and boiling point increases due to the increase in magnitude of van der Waals forces. Now let us talk about the chemical properties of benzene. तो केमिकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे तीन उसमें पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, mechanism of इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लास्ट इज एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक, ये हमने पहले बात कर ली कि जो बेंजीन है प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस जो कर रहे हैं दैट इज ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये टर्म्स आपने पहले आप कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इजीली अटैक कर सकती है बेंजीन के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली शो करता है बेंजीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ एक बताई है, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में देखो क्या हो रहा है, बेंजीन इज रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 at 340 Kelvin. What we will get, nitrobenzene, one of the hydrogen is replaced by NO2. Substitution reaction है ना, hydrogen is replaced by NO2. And which kind of substitution reaction, electrophilic substitution reaction. And यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 पॉजिटिव। What is the electrophile here, NO2 पॉजिटिव। और रिएजेंट क्या है, अगर आपको बेंजीन का नाइट्रेशन करना हो, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, तो व्हाट इज द रिएजेंट, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस sulfuric acid. This is the reagent to bring out nitration of benzene. Next electrophilic substitution reaction is halogenation. In this case, hydrogen is being replaced by halogen, here by bromine. तो जब हम यहाँ पे ब्रोमीन से इसको रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट, आइदर FeCl3 और AlCl3, दोनों में से कोई एक लेना है, तो यहाँ पे आपका हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो बेंजीन की अगर हेलोजिनेशन कैरी आउट करनी हो तो कौन सा रिएजेंट आपको चाहिए होगा, हेलोजन प्लस लेविस एसिड कैटालिस्ट, आइदर फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। थर्ड इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए क्या चाहिए आपको, H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 आपको एज ए रिएजेंट चाहिए होगा टू कैरी आउट टू ब्रिंग आउट द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो जब बेंजीन की सल्फोनेशन होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इनका मैकेनिज्म करेंगे अभी आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैच होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को, तो वो मैकेनिज्म भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, और ये नेमिंग रिएक्शन जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, जो उसमें रिएजेंट यूज किया है दैट शुड बी सेम, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नेमिंग रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, there is a alkylation of benzene ring, means hydrogen is replaced by alkyl group। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप से रिप्लेस किया जा रहा है। तो जब हम एरोमेटिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, टॉलुइन। इसका क्या नाम बताया था पहले,
टॉल्यूइन, तो एक H किसने रिप्लेस कर दिया, CH3 ने, एंड HCl विल बी द बाई प्रोडक्ट. तो दिस ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड Friedel-Crafts alkylation reaction. Next, electrophilic substitution reaction is similar to alkylation, Friedel-Crafts acylation. तो acylation में acyl ग्रुप, जो ये CO, ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, राइट. तो ये वाला ग्रुप क्या होता है, एसाइल ग्रुप. तो यहाँ पे आपके पास CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड लिया है, तो एसाइलेटिंग एजेंट है. एसाइल ग्रुप वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह लगाएगा. तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज AlCl3. बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी वैसा ही. फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के केस में आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया. एसाइलेशन के केस में आप एसाइलेटिंग एजेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लिया. तो दोनों सेम है बिल्कुल. अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, जैसे नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, और आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, ये सभी क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे अकर, हाउ दे आर अकर, how these type of reactions are occurring, this is explained by the mechanism. तो यहाँ mechanism में 3 steps हैं आपके पास. फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. एंड फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. तो जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, जब फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन. एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. और थर्ड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह कौन ले लेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल, जिस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था. इस तरह से आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, द अटैकिंग रिएजेंट मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड बाय सम प्रीलिमिनरी रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव इज जनरेटेड बाय रिएक्टिंग विद एनहाइड्रस AlCl3. तो आप देख सकते हैं कि हमें हमेशा इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज नहीं मिलेगा. कई बार ऐसा होता है कि पहले रिएक्शन चलता है जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर वो अटैक करता है. तो जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन की. अगर हमें क्लोरीनेशन करना होगा तो हम जैसे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं AlCl3. तो AlCl3 क्या काम कर रहा है, ये यहाँ इस स्टेप में आप देख सकते हैं, Cl पॉजिटिव बन गया और एक Cl नेगेटिव जो है AlCl3 ने गेन कर लिया, तो क्या बना है, AlCl4 नेगेटिव. उसी तरह से अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें, तो वहाँ पे कैसे बन रहा है मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये कैटायन कैसे बन रहा है, CH3Cl, AlCl3 ने ये Cl एक्सेप्ट किया और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच होता है इन केस ऑफ अल्काइलेशन. अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में असाइल ग्रुप बताया था आपको. तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेम जो कैटलिस्ट है AlCl3, वो Cl नेगेटिव को गेन करता है, ले लेता है, और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है. दैट इज यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जब वो अटैच होगा तो ये कौन सा ग्रुप है, असाइल ग्रुप, राइट. तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है. तो इन 3 स्टेप में देखो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल का दिखाया है, तो ये जनरेट हुआ है. और नेक्स्ट अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. अब जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर. जब वो बेंजीन के ऊपर अटैक किया, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो जब इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ये ले गया, तो इधर इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, अरीनियम कॉम्प्लेक्स, राइट. तो इसको हम और क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स. मींस एक पॉजिटिव, जो एक पाई बॉन्ड था आपका वो कम हो गया, अभी आपका यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सिर्फ
दो पाई बॉन्ड है, तो ये एक पाई बॉन्ड कम हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरीनियम आयन। कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटाइन। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अब आपको मैंने पहले बताया कि जो पाई बॉन्ड है दे कैन डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है इधर आ गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, राइट। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पे घूमता रहता है, जैसे यहाँ दिखाया है। पॉजिटिव चार्ज पूरा डीलोकेट होता है, और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का उतना वो स्टेबलाइज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन हैज 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स विच स्प्रेड द पॉजिटिव चार्ज ओवर द रिमेनिंग कार्बन एटम, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे पूरे रिंग के ऊपर डीलोकेट हो रहा है, मीन्स जो कंपाउंड है इट इज स्टेबलाइजिंग इटसेल्फ बाय शोइंग रेजोनेंस। Now third step is removal of proton. The carbocation formed loses a proton to the nucleophile present in the reaction mixture to form a substitution product. अभी आप देखो कैसे, अब ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, ये जनरेट हुआ था पहले स्टेप में जनरेट हुआ, दूसरे स्टेप में इसने यहाँ अटैक किया। अब तीसरे स्टेप में जो इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फिर से पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो H की जगह क्या आ गया, E, राइट। तो ये H जो गया इसने क्या किया, HCl बनाया और AlCl3 वापस हो गया। तो AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज किया था और एट लास्ट जो है AlCl3 अगेन रिप्रोड्यूस हो गया। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये देखो, अगर जैसे नाइट्रेशन में यूज किया है सल्फ्यूरिक एसिड को, तो यहाँ पे भी उसी तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन टेक प्लेस, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और उसके बाद अरीनियम आयन बनेगा। उसके बाद जो है जो ये हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज हो जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह पूरी तरह से किसने ले ली, इलेक्ट्रोफाइल ने, और ये हाइड्रोजन क्या बना देगा, H2SO4। तो 2 डिफरेंट रिएक्शंस आर बीइंग शोन हियर टू डिस्क्राइब द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले इसका जो एरोमेटिक, यहाँ पे इस केस में एरोमेटिक जो करेक्टर था वो लूज हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने पूरी तरह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, H रिमूवल ऑफ प्रोटोन एकदम से जब रिमूव हो गया, उसके बाद फिर से एरोमेटिसिटी रिंग के अंदर आ गई, फिर से वो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन to show the mechanism of electrophilic substitution reaction. Now next is addition reaction. तो बेंजीन मैक्सिमम तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट साथ ही साथ एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, बट नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, एट वेरी हाई और क्रिटिकल कंडीशंस, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस केस में देखो बेंजीन इज रिएक्टिंग विद hydrogen in the presence of nickel or Pt catalyst at 473 to 573 cal, and what is the product, cyclohexene। सारे के सारे डबल बॉन्ड जो थे वो क्या हो गए, they are reduced, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो सारा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपके पास बन गया, सारा डबल बॉन्ड खत्म हो गया, जो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे वो ऐड हो गए। तो अभी आपके पास हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है, जो भी कार्बन है सबके पास कितने हाइड्रोजन है, 2-2, क्योंकि 4 टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, तो हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे, राइट। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजन। तो देखो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आल्सो टेक प्लेस। तो क्लोरीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन टेक प्लेस। यहाँ पे जितने भी आपके पास कार्बन एटम है सबके साथ एक एक क्लोरीन लग जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एंड थर्ड इज कंबस्चन रिएक्शन, ठीक है। कंबस्चन रिएक्शन में क्या होगा, अगर बेंजीन को हम बर्न करते हैं या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड बर्न करते हैं तो क्या बनता है,
जब भी हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं देयर इज अ स्टैंडर्ड रिएक्शन, क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें हम निकाल सकते हैं कि कितना मोल CO2 बनेगा और कितना मोल वाटर बनेगा, दैट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई। अब हम अभी तक हम बात कर रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन की, जैसे नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, फ्रीडोक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडोक्राफ्ट एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, सब केसेस में हम क्या बात किए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। अब टॉपिक क्या है आपके पास, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन। मतलब अगर हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना होगा तो उसका जो पोजीशन होगा, जो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, दैट विल बी डायरेक्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी अटैच टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जो ग्रुप लगा है वो अब डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होना है। इसीलिए इसको क्या बोला है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन, जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है सपोज। अब ये वाला जो ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि जो आपका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट जो नेक्स्ट ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप है, वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कि इस पोजीशन पे, मींस ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कि पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या है, when monosubstitute benzene is subject to further substitution, 3 possible disubstituted products are not formed in equal amount. Equal amount में नहीं बनते हैं। 2 type of behavior are observed, either ortho and para product or meta product is predominantly formed. क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जब हम मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं या तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनता है या फिर मेटा प्रोडक्ट बनता है। दिस बिहेवियर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। और ये वाला जो बिहेवियर है दैट डिपेंड ऑन दिस ग्रुप, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन पे जो ग्रुप लगा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपके पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग। अगर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले से अटैच होगा तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो कहाँ पे इनकमिंग ग्रुप अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये देख सकते हैं आप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के केस में, the group which direct the incoming group to ortho and para position are called ortho and para directing group. Let us discuss about the directive influence of OH group. तो देखो यहाँ पे OH group मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव है, इसका क्या नाम है, फिनोल। इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। फिनोल इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसके पास जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर सकता है, यहाँ पे ये शेयर कर रहा है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ गया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर गया, ठीक है, और ये वाला जो है इधर कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये जो इधर गया इसने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली ये रोटेट होगा, ये वाला इधर गया तो ये पाई बॉन्ड बना दिया और ये वाला जो है इधर एकमुलेट हो गया, ये नेगेटिव बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो है इसने पाई बॉन्ड बना दिया इधर, और ये जो डबल बॉन्ड था ये वाला वापस चला गया ऑक्सीजन के पास। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखो कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज अकमुलेटिंग एट ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, दिस इज आल्सो ऑर्थो पोजीशन। तो जो OH ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे अकमुलेट हो रहा है, ऑन द रिंग, एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन। इट मीन्स OH ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करेगा वो कहाँ सबसे ज़्यादा इजीली अटैक कर सकता है,
ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि वहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हुआ है, और या फिर पैरा पोजीशन पे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहां उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे, टू फॉर्म डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है, वो कैसा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। अदर एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप, other examples of ortho and para directing groups are amine, NHR, OCH3 and CH3 group etc. और ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ये बढ़ा रहा है ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के साथ रेजोनेंस में है और नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग ऑन द रिंग। तो ये जो ग्रुप है OH या फिर इसकी तरह जो दूसरे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या है, द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन are called meta directing groups. Some example of meta directing groups are nitro group, CN, CHO, COH, COR, SO3H etc. राइट। तो जैसे नाइट्रो ग्रुप का यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया है नाइट्रोबेंजीन का, तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑक्सीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे रिंग का जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब ये इधर आया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऊपर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा रिंग के अंदर में, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, तो अब इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। अब इसके बाद जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद फिर रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट बन जाएगा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था। ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, और जो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे थे वो वापस नाइट्रोजन की तरफ दे देगा, और इस तरह से आपका ओरिजिनल जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था वो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं इसमें कि नाइट्रो ग्रुप इज डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग। नाइट्रो ग्रुप की वजह से क्या हुआ, रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और वो कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर नाइट्रोबेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो वो कहाँ पे अटैक कर सकता है, प्रेफरेबली एट मेटा पोजीशन, यहाँ पे अटैक करेगा, बिकॉज एट मेटा पोजीशन देर इज नो पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एंड दीज ग्रुप्स, जो ये ग्रुप है आपके पास एग्जांपल दिए हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दे आर डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, एंड वी ऑल्सो can say that these groups are deactivating the benzene ring toward electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की को ये डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बेंजीन रिंग के ऊपर कम कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली अटैक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर करेगा भी तो कहाँ पे करेगा, मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दे आर having positive charge at ortho and para position. Nitro group reduce the electron density in the benzene ring due to its strong minus I effect. तो माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी। नाइट्रोबेंजीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो ये यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके सारे दिखाए हैं, और इसमें दिखाया है कि पॉजिटिव चार्ज जो है कौन कौन सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ द बेंजीन रिंग हमने स्टडी की, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड benzene rings, that is directive influence of the functional group on monosubstituted benzene. तो आपके पास किस तरह से जो इन केस ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, किस तरह से वो इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेगा टू अटैच ऑन द रिंग. तो जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच करवाते हैं, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, which show minus I effect, they allow the substituent or group to attach at meta position. Now the next is carcinogenicity and toxicity. The benzene and polynuclear hydrocarbon containing more than 2 benzene rings fused together are toxic, said to possess cancer producing property. Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal, petroleum. They enter into human body and undergo various biochemical reaction, finally damage DNA and cause cancer. तो ये जो polynuclear hydrocarbon है ये कैसे बनते हैं? That they are formed due to the incomplete combustion of organic material like tobacco, coal, petroleum. अगर इनको हम जलाते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं. 1,2 बेंजीन एंथ्रासीन, 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन, 1,2 बेंजपायरीन, 1,2,5,6 डाई बेंजेंथ्रासीन. मीन्स यहाँ पे आपके पास और भी इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हैं विच कैन कॉज कैंसर. Right, so this was all about aromatic hydrocarbons, and let us discuss some questions. Benzene, first question is, benzene can be obtained by heating either benzoic acid and with X or phenol with Y. Here what are X and Y? तो अगर आप प्रेपरेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा जो हमने प्रेपरेशन डिस्कस किया कि अगर बेंजीन को बनाना है तो बेंजोइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट किया था. उस केस में आप देखेंगे कि सोडा लाइम. जब हम बेंजोइक एसिड को एरोमेटिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन. उसी तरह से फिनोल का हम जब रिडक्शन करते हैं, किससे रिडक्शन किया था? जिंक से. जब हम फिनोल का रिडक्शन जिंक से करेंगे तो बेंजीन बनेगा. सो हियर एक्स क्या है? सोडा लाइम, एंड वाई क्या है? जिंक. तो हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ will you convert benzene into para-nitrotoluene? तो कैसे आप बेंजीन को पैरा-नाइट्रोटोलुईन में कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें सिंपल है कि पहले आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे. बेंजीन से क्या बनेगा? टोलुईन. और फिर टोलुईन जो बनेगा उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे? नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ. कंसंट्रेट उसका नाइट्रेशन कर देंगे. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4. तो उसका जो नाइट्रेशन होगा उससे क्या बनेगा? तो जो टोलुईन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहाँ अटैच होगा? पैरा पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन पे भी होगा, लेकिन पैरा नाइट्रोटोलुईन आपके पास बन जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन? तो ये सिंपल है. आप पहले बेंजीन की नाइट्रेशन करो. नाइट्रेशन करेंगे, जब बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन. और जब उसको हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट FeCl3 और AlCl3, तो क्या बनेगा आपके पास? मेटा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन. जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो क्लोरो जो होगा वो कहाँ पे अटैच होगा? क्लोरो ग्रुप मेटा पोजिशन पे. थर्ड है बेंजीन इंटू एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन में कैसे करेंगे? दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. थर्ड क्वेश्चन इज, आउट ऑफ बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन एंड टोलुईन, विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजिली एंड व्हाई?
हमारे पास यहाँ पे 3 आपको कंपाउंड दिए हैं, बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टॉलुइन। तो बेंजीन में कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और टॉलुइन के केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो किस केस में सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है। तो टॉलुइन जो होगा दैट विल शो नाइट्रेशन मोस्ट इजिली बिकॉज इट इज हैविंग electron donating group and increasing electron density over the benzene ring at ortho and para position। तो यहां पे ये इसका आंसर रहेगा टॉलुइन। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्पाइट देयर माइनस आई इफेक्ट हेलोजन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन हेलोअरीन्स, एक्सप्लेन। हेलोजन की अगर हम बात करें तो दे ऑब्वियसली दे हैव माइनस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम दे कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद द बेंजीन रिंग एंड दिस इफेक्ट ऑफ शेयरिंग सप्रेस द माइनस आई इफेक्ट। तो ओवरऑल जो है वहां पे वही इफेक्ट शो होता है हेलोजन का, दैट हेलोजन एक्ट एज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप by increasing the electron density over ortho and para position। बट इतना एक्सटेंट तक नहीं बढ़ा पाता वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना दूसरे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट ए रूट फॉर प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये बिल्कुल इजी है। आप प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में जाओ तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन एक ही चीज है, तो उसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम एट हाई टेम्परेचर, तो बेंजीन बनेगा और बेंजीन को हम फर्दर नाइट्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated nitric acid and sulfuric acid at high temperature to form nitrobenzene। So this was all about aromatic hydrocarbon and I hope that you have understood all the concept of hydrocarbon। So thank you, have a nice day।